वेलकम टू रियल जीके एनालिसिस यूट्यूब चैनल। हमारे इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं पटवारी चयन परीक्षा 2023 25 मार्च सभी शिफ्ट से आए हुए क्वेश्चंस आंसर। तो डेली हम आपके लिए एग्जाम एनालिसिस लेकर आ रहे हैं। तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं 25 मार्च के क्वेश्चंस। तो किस प्रकार क्वेश्चंस पूछे गए थे, आज मैनेजमेंट्स के कुछ क्वेश्चंस निकल कर आए हैं, साथ ही कंप्यूटर, एमपीजीके और हिंदी, ऐसे सभी विषयों के क्वेश्चन आंसर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज हम लगभग 45 के समथिंग क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो दोस्तों हर शिफ्ट में एक ऐसा यूनिट से प्रश्न जरूर आ रहा है। तो मैंने आपको कल ही बताया था, आज भी बता रहा हूँ। तो उसका पहला प्रश्न आया है साइंस का, दूरी का एसआई मात्रक क्या है। जो हमारी दूरी होती है डिस्टेंस, इसका एसआई मात्रक क्या है, तो वो है मीटर। क्या है? मीटर बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्रत्येक शिफ्ट में एक एसआई मात्रक जरूर पूछा जा रहा है, तो आप उसको अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि ये प्रश्न लगातार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। अगला प्रश्न है हमारा, शिशुपाल ने मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में शासन किया था। जो शिशुपाल था उसने मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में शासन किया था, तो वो क्या था? चंदेरी में। कहाँ पर? चंदेरी में। तो चंदेरी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, बल किसका मात्रक है। जो हमारा बल होता है ये किसका एसआई मात्रक है। तो दोस्तों बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। तो थोड़ा प्रश्न टाइपिंग गलत हो गया है कि बल का मात्रक क्या है। प्रश्न इस प्रकार आना था कि बल का मात्रक क्या है, तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा न्यूटन। क्या होता है बल का मात्रक? न्यूटन। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला प्रश्न पूछा गया, क्षेत्रफल के हिसाब से मध्य प्रदेश कौन से राज्य के बाद दूसरा सबसे बड़ा भारतीय राज्य है। तो दोस्तों वो है हमारा राजस्थान। कौन सा? राजस्थान। तो सबसे पहले राज्य कौन सा राज्य आता है? तो हमारा राजस्थान आता है। उसके बाद कौन सा आता है? उसके बाद हमारा मध्य प्रदेश आता है। और जब मध्य प्रदेश का विभाजन नहीं हुआ था, यानी जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था, उस समय मध्य प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था क्षेत्रफल की दृष्टि में। अगर हम जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो दोस्तों सबसे बड़ा राज्य है हमारा उत्तर प्रदेश राज्य। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, खगोलीय इकाई किसके द्वारा मापी जाती है। तो जो दोस्तों खगोलीय इकाई होती है किसके द्वारा मापी जाती है, तो मापी जाती है प्रकाश वर्ष का में, लाइट ईयर, यानी कि प्रकाश वर्ष में मापी जाती है। तो दोस्तों ऐसा यूनिट और उनके जो मापने की यूनिट है वो ऐसे प्रश्न लगता है परीक्षा में बोझा पूछ जा रहे हैं, तो आप उन पर थोड़ा अच्छे से गौर कर लें और पढ़ लें अगर आपका एग्जाम आने वाले शिफ्ट्स में हो तो। फिर अगला प्रश्न है हमारा, वायु प्रदूषण को रोकने के लिए कौन सा एक्ट पास किया गया है। तो जो हमारा वायु प्रदूषण होता है इसको रोकने के लिए कौन सा एक्ट पास किया गया है, तो दोस्तों वो है वायु प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम 1981। कौन सा है? वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1981 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो वायु प्रदूषण की समस्या है इससे सबसे ज्यादा ग्रसित कौन सा राज्य है, तो हमारा दिल्ली, यानी जो हमारी नेशनल कैपिटल है वो बहुत ज्यादा वायु प्रदूषण से घिरी हुई रहती है। आप सभी ने देखा होगा न्यूज के माध्यम से। अगला प्रश्न है हमारा, एक टोर कितने पास्कल के बराबर होता है। कौन सा? तो एक टोर कितने पास्कल के बराबर होता है, तो वो होता है 133। कितने? 133, 133। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणतम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो वो है हमारा पेंच राष्ट्रीय उद्यान। क्या है? पेंच राष्ट्रीय उद्यान। तो दोस्तों अभी तक हमने यही देखा था कि प्रश्न परीक्षा में आ रहे थे कि मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा, पश्चिम जिला कौन सा है, लेकिन अब आप देख सकते हैं तो इस प्रकार के प्रश्न मान लग गए कि मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणतम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो हमारा पेंच राष्ट्रीय उद्यान। तो इसी प्रकार ऐसे प्रश्न बन सकते हैं कि मध्य प्रदेश सबसे पूर्वी नदी कौन सी है, सबसे पश्चिमी नदी कौन सी है, तो दोस्तों या सबसे पूर्वी राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, सबसे पश्चिमी राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। दोस्तों ऐसे प्रश्न परीक्षा में बनने की संभावना है, क्योंकि देख लीजिए आप यहाँ पर अब जिलों के छोड़कर राष्ट्रीय उद्यान पूछ लिए हैं, तो बहुत आशा है कि नदी भी पूछ लें, राजमार्ग पूछ लें। तो आप थोड़ा सा उनको भी तैयारी कर लें, मैप के माध्यम से आप उनको बनाकर देख लें, क्योंकि आपको परीक्षा में प्रश्न आ सकता है, तो एक नंबर आपको आसानी से पक जाएगा। फिर अगला है हमारा, मध्य प्रदेश से नदी संबंधित प्रश्न पूछा गया था। तो दोस्तों हर शिफ्ट में नदी से संबंधित प्रश्न पूछ रहे हैं, और सबसे ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं कि कौन सा शहर किस नदी के किनारे पर स्थित है। ऐसे प्रश्न लगातार परीक्षा में पूछा रहे हैं, तो आप उनको भी आसानी से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वो आपको परीक्षा में पूछ सकते हैं। और हम देख रहे हैं एमपी पटवारी 25 मार्च के क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं हम साथियों। चैनल पर अगर आप नए हो और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। जब तक पटवारी का एग्जाम चलेगा हम आपके लिए एग्जाम एनालिसिस बनाते रहेंगे, और सारे ऑथेंटिक क्वेश्चंस आते हैं जो कि हम अलग अलग एस्पिरेंट्स से पूछते हैं और फिर आपके लिए लेकर आते हैं। अगला हमारा HTML का पूरा नाम क्या है। तो दोस्तों प्रश्न रिपीट हो चुका है, ये 18 मार्च के शिफ्ट में या शायद 19 मार्च के शिफ्ट में पूछा गया था। तो HTML का पूरा नाम क्या है, तो वो है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा एमपीजी का क्वेश्चन है, डुमना एयरपोर्ट कहाँ पर स्थित है। कौन सा? तो डुमना एयरपोर्ट कहाँ पर स्थित है, तो हमारे जबलपुर में स्थित है। कहाँ पर? जबलपुर में। और जबलपुर को क्या बोलते हैं हम? मध्य प्रदेश की न्यायिक राजधानी, क्योंकि जो हमारे मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट है उसकी स्थापना जबलपुर में ही करी गई है। और जो भेड़ाघाट है हमारा वो भी जबलपुर में। कहाँ पर? जबलपुर में है। फिर बरगी बांध भी हमारे जबलपुर जिले में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है,
और सर्वाधिक साक्षर जिला भी हमारा जबलपुर ही है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर का, IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन IBM 1401 क्या है। दोस्तों प्रश्न क्या बोल रहा है कि IBM 1401 क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक द्वितीय पीढ़ी का कंप्यूटर। क्या है? एक द्वितीय पीढ़ी का, यानी कि सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर है हमारा कौन सा, IBM 1401। चलिए अगले स्लाइड पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस स्थान पर कुंभ मेले सिंहस्थ का आयोजन किया जाता है। दोस्तों हमारा कौन सा जिला है मध्य प्रदेश का जहाँ पर कुंभ मेला लगता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा उज्जैन जिला। कहाँ पर? उज्जैन जिला, जो कि शिप्रा नदी के किनारे पर लगता है। किसके? शिप्रा नदी के किनारे पर प्रत्येक 12 वर्ष में सिंहस्थ मेले का आयोजन उज्जैन जिले में किया जाता है। और पूरे देश में कितने? टोटल 4 जिले हमारे। कितने? 4 जिले। तो हमारा उज्जैन, फिर हमारा हरिद्वार, फिर हमारा नासिक और लास्ट है हमारा प्रयागराज। क्या है? प्रयागराज। तो इन चारों स्थानों पर दोस्तों प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल में कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। तो करेक्ट आंसर रहेगा हमारा उज्जैन जिला। फिर अगला है फुल फॉर्म संबंधित प्रश्न कंप्यूटर का, FOSS फॉस का पूरा नाम क्या है। किसका? FOSS का पूरा नाम क्या है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। क्या है? फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो दोस्तों फॉस उस प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको हम कहीं से डाउनलोड कर सकते हैं और इनको यूज़ करने में हमें किसी भी कंपनी को या किसी को भी 1 रुपये भी पे नहीं करना रहता है, मतलब टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। तो फॉस FOSS का पूरा नाम क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। बिल्कुल करेक्ट है। अगला हमारा प्रश्न है, पुनासा मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो दोस्तों जो पुनासा है ये मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो करेक्ट आंसर है खंडवा जिले में। कहाँ पर? खंडवा जिले में। और दोस्तों प्रसिद्ध क्यों है हमारा जो खंडवा है ये पुनासा है, तो दोस्तों पुनासा शहर में ही सबसे बड़े बांध की स्थापना की गई है जल ग्रहण की क्षमता में। तो ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा बांध है जल ग्रहण की क्षमता में, वो कौन सा है, वो है पुनासा बांध, जो कि हमारे खंडवा जिले में स्थित है। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आप कभी फुर्सत में इसको गूगल मैप में देखना कितना बड़ा इसका जल ग्रहण क्षेत्र है। किसका? पुनासा बांध का। आप सर्च करना सिंपली पुनासा बांध और फिर इसको देखना। चलिए अगला बढ़ते हैं आगे। अगला हमारा हिंदी का क्वेश्चन है, मात्रिक छंद में कितनी मात्राएं होती है। तो जो मात्रिक छंद होता है उसमें टोटल कितनी मात्राएं होती हैं, तो होती है प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं। कितनी? प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। साथ ही दोस्तों कल जो हमने 24 मार्च का एनालिसिस बनाया था उसमें क्वेश्चन आया था कि कंप्यूटर की मेमोरी कितने प्रकार की होती है, तो सिर्फ 2 प्रकार की होती है, लेकिन मैंने उसमें 2-3 प्रकार बोल दिया था, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा आपसे। जो हमारे कंप्यूटर की मेमोरी होती है वो 2 प्रकार की होती है, रैम और रोम, लेकिन मैंने वहाँ पर 3 बोल दिया था, तो थोड़ी सी मुझसे गलती हो गई थी, तो आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा। मैंने एक भाई साहब ने हमें कमेंट किया था, उसका कमेंट मैंने पिन भी कर दिया उनका, क्योंकि उन्होंने सही जवाब दिया था कि कंप्यूटर की मेमोरी 2 प्रकार की होती है। फिर अगला हमारा प्रश्न है, मध्य प्रदेश कराटे एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी। तो जो हमारा मध्य प्रदेश कराटा एसोसिएशन है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो दोस्तों जबलपुर में हुई थी और 1979 में हुई थी, यानी दोनों इसमें आंसर दे दिए हैं। तो मध्य प्रदेश कराटे एसोसिएशन की स्थापना 1979 में कहा किस शहर में हुई थी, तो हमारे जबलपुर शहर में हुई थी। फिर से इंडिया क्वेश्चन है, हरि गीतिका छंद में कितनी मात्राएं होती हैं। तो जो हरि गीतिका छंद होता है इसमें कितनी मात्राएं होती हैं, तो इसमें होती है दोस्तों 28 मात्राएं। कितनी? 28 मात्राएं। और अगर मात्रिक छंद की बात करें तो इसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा होती है, 24 मात्राएं होती है। दोनों हिंदी के बहुत बढ़िया क्वेश्चन थे जो कि पूछे गए थे। अगला है हमारा प्रश्न, कल्याण सिंह को पद्म विभूषण किस क्षेत्र में दिया गया है। तो दोस्तों कल्याण सिंह हमारे देश के बहुत ही कद्दावर नेता थे। तो जो कल्याण सिंह थे इनको पद्म तो इन्हें जो पद्म विभूषण मिला है वो किस क्षेत्र में मिला है, तो वो मिला है पब्लिक अफेयर में। किसमें? पब्लिक अफेयर में। अगला प्रश्न है, विभाव कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों जो हमारे विभाव होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है आलम्बन और दूसरा होता है उद्दीपन। तो ये भी हिंदी का अच्छा क्वेश्चन आया था कि विभाव कितने प्रकार के होते हैं, तो विभाव 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है आलम्बन और दूसरा होता है हमारा उद्दीपन। फिर अगला प्रश्न है, किस विधेयक को संसद के दोनों सदनों में पारित करने के बाद, जो हमारा प्रश्न क्या है कि किसी विधेयक को संसद के दोनों सदनों में पारित करने के बाद किसकी सहमति के लिए भेजा जाता है, तो दोस्तों राष्ट्रपति महोदय की साइन करने के लिए भेजा जाता है। तो जब भी कोई कानून सरकार बनाना चाहती है पहले उसको लोकसभा या राज्यसभा में पास करवा के फिर फाइनली कहाँ भेजती है, तो भेजती है राष्ट्रपति के पास। अगर दोस्तों राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे और उसको डिक्लाइन कर देंगे तो कानून पास नहीं होगा, चाहे वो लोकसभा राज्यसभा से पास हो चुका हो। तो जो अंतिम सहमति वो कौन देता है, तो देता है हमारे राष्ट्रपति जी। और जो हमारे देश की वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, तो वो है द्रौपदी मुर्मू जी। अच्छा, किस क्रम की राष्ट्रपति हैं आप मुझे कमेंट करके बताइए, क्योंकि क्रम लगातार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। अगला प्रश्न है, आदत का विलोम शब्द क्या है। तो दोस्तों आदत शब्द है हमारा, इसका विलोम क्या है, तो वो है अनादत। क्या है? अनादत या प्रदत्त। तो आदत का विलोम हो जाएगा अनादत या प्रदत्त। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, सेल कंपनी की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड। क्या है? स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, और एक महारत्न कंपनी है हमारे देश की। तो इसका स्थापना वर्ष पूछा है तो वो है 1954 यानी कि 1954। तो दोस्तों सेल की स्थापना प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुई थी 1954 में। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा सीपीएम किसकी संबंधित है। तो जो हमारा सीपीएम है ये किससे संबंधित है, तो ये है दोस्तों मार्केटिंग से संबंधित। किससे? मार्केटिंग से संबंधित है। कौन? सीपीएम।
फिर अगला प्रश्न है, हट्टा महल किस शैली से बना हुआ है? कौन सा हट्टा महल? दोस्तों इसके पहले नौखंडा महल और शायद एक और कोई महल है वीर सिंह बुंदेला, उससे क्वेश्चन आ गया है। तो अभी ये हट्टा महल किस शैली में बना हुआ है? तो ये बना हुआ है मराठा शैली में। किसमें? मराठा शैली में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा मराठा स्टाइल में कौन सा महल बना हुआ है? तो हट्टा महल बना हुआ है। फिर अगला हमारा मैनेजमेंट का क्वेश्चन है, प्रबंधन के जनक कौन माने जाते हैं या प्रबंधन के जनक कौन है? तो वह है फ्रेडरिक विंस्लो टेलर। कौन है? फ्रेडरिक विंस्लो टेलर जो कि प्रबंधक के क्या है? जनक है, फादर ऑफ मैनेजमेंट। तो हो जाएंगे सर फ्रेडरिक विंस्लो टेलर, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला हमारा शांग्रीला वार्ता कितने साल बाद फिर से आयोजित की गई? कौन सी दोस्तों? तो जो है हमारी शांग्रीला वार्ता है ये कितने साल बाद वापस की गई? और ला का सिंपल मतलब होता है पास, यानी जो तिब्बत भाषा होती है जो दर्रा या पास होता है उसको वहाँ पर ला बोलते हैं। तो दोस्तों शांग्रीला वार्ता कितने साल बाद वापस आयोजित हुई है? तो ये करेक्ट आंसर 2 साल बाद। कब? 2 साल बाद फिर से शांग्रीला वार्ता का आयोजन किया गया है। अगला हमारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन है कि भारत और किस देश की नौसेना के बीच 13वां द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास नसीम अल बहर 2022 हुआ है? तो करेक्ट आंसर है हमारा ओमान। तो दोस्तों ओमान और भारत की दोनों जो नौसेना है वो मिलकर नसीम अल बहर युद्धाभ्यास का आयोजन करती है प्रत्येक वर्ष में। एक साल ये भारत में होता है और एक साल ओमान में होता है। तो जो इसका 13वां एडिशन था, 13वां द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास नसीम अल बहर, वो किस देश में था? तो हमारे ओमान देश में हुआ था। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ओमान, बिल्कुल राइट आंसर। चलिए कमेंट में बताइए ओमान की राजधानी क्या है। वैसे तो आप कमेंट का जवाब कोई भी नहीं देता है, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछ लेता हूँ। फिर अगला हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? तो जो हमारा भारत है दोस्तों, इसकी सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? तो वो है हमारी जलोढ़ मिट्टी। कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि भारत की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? तो वो है हमारी जलोढ़ मिट्टी। चलिए अगले स्लाइड पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, डॉक्टर लीला जोशी को पद्मश्री से कब सम्मानित किया गया है? तो करंट से जुड़ा हुआ प्रश्न है कि जो हमारे डॉक्टर लीला जोशी हैं उनको पद्मश्री से कब सम्मानित किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है 2020 में। कब? 2020 में उनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था डॉक्टर लीला जोशी जी को। फिर अगला प्रश्न है, भारत में कंपनी अधिनियम कब पारित किया गया? कौन सा अधिनियम? कंपनी अधिनियम कब पारित किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है 2013। क्या है? 2013। फिर दोस्तों अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? इसको मैंने आपको 21 मार्च के दिन ही बता दिया था कि ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है, क्योंकि विश्व पर्यावरण दिवस एक ऐसा क्वेश्चन है दोस्तों जो आपको राज्य में हो या स्टेट का एग्जाम हो या फिर सेंट्रल का यानी कि एसएससी का हो, रेलवे का हो, पीएससी हो, यूपीएससी हो, कहीं भी ये प्रश्न परीक्षा में जरूर पूछा जाता है। तो जो हमारा पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 5 जून को। 5 जून को तो मैंने इसकी पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी घोषणा कि प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। तो पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है, बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा है प्रश्न कि मीथेन गैस से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। तो दोस्तों मीथेन गैस से संबंधित उसका फार्मूला पूछा गया था, तो वो होता है CH4। क्या होता है? मार्कर चलाने माउस चलाने में नहीं आ रहा है। CH4 क्या होता है? CH4। तो मीथेन गैस संबंधित प्रश्न था कि मीथेन गैस का फार्मूला क्या होता है? तो होता है हमारा CH4, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। फिर अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार 2006-2007 के तहत बेस्ट मेंटेन टूरिज्म फ्रेंडली नेशनल पार्क के अवार्ड सम्मानित किया गया है? तो आप देख सकते हैं 2006-2007 का पुरस्कार आप पूछ रहे हैं 2023 में, हद यार। फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार 2006-2007 के तहत बेस्ट मेंटेन टूरिज्म फ्रेंडली नेशनल पार्क अवार्ड मिला था? तो वो हमारा पेंच राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? पेंच राष्ट्रीय उद्यान, जो कि हमारा सबसे दक्षिणी राष्ट्रीय उद्यान भी है। तो करेक्ट आंसर है हमारा पेंच राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन है हमारा साइंस का, जीनोटाइप किसे कहते हैं? क्या है? जीनोटाइप किसे कहते हैं? तो किसी जीव या प्राणी की जीनी संरचना से उस जीव का जीव रूप या जीनोटाइप बनाया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? जीनोटाइप बोला जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा जीनोटाइप। ये दोस्तों जीनोटाइप का सिंपल भाषा में ये है कि मान लो कोई जीव विलुप्त हो गया है। क्या हो गया? कोई जीव विलुप्त हो गया, लेकिन उसकी जीन के हमने सीक्वेंसिंग करके फिर उसके जैसा हूबहू दूसरा जीव बना दिया है। कहाँ पर? लैब में, प्रयोगशाला में। तो उसको बोलते हैं जीनोटाइप। तो किसी जीव या प्राणी की जीन की संरचना उसका जैसा एक और हूबहू जीव तैयार करना, कहाँ पर? प्रयोगशाला में। तो हमारा जीनोटाइप कहलाता है। तो ये बिल्कुल जीनोटाइप की परिभाषा मैंने आपको बता दी है। तो दोस्तों इतने क्वेश्चन थे टोटल, हमने आज 40 या 45 समथिंग क्वेश्चन देखे। आशा करता हूँ आपने वीडियो पूरा देखा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कर दें। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट हो या सुझाव हो तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पूरा देख लें। थैंक यू। जय हिंद।